नमस्ते। सोचिए एक साम्राज्य का अंत हो रहा है और ठीक उसी पल दूसरे की शुरुआत। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बिल्कुल आखिरी चैप्टर की, लोधी वंश। ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले और अकेले अफगान राजवंश थे और इनका पतन उसने तो भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। अगर हम इनके पूरे सफर को देखें तो ये सिर्फ 75 साल का था, लेकिन इन्हीं 75 सालों में 3 सुल्तानों ने मिलकर भारत का भविष्य लिख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1451 में बहलोल लोधी के साथ, जो इस वंश के संस्थापक थे। फिर आता है सिकंदर लोधी का दौर और आखिर में 1526 में पानीपत की वो लड़ाई जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो जैसा कि हमने देखा, लोधी वंश की खासियत ये थी कि वो दिल्ली सल्तनत के पहले और एकमात्र अफगान राजवंश थे। मतलब ये सल्तनत के आखिरी पहरेदार थे। और जानते हैं इनकी कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इनके पतन ने ही भारत में मुगल साम्राज्य के लिए दरवाज़ा खोला। चलिए, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, बहलोल लोधी से। ये इस वंश के संस्थापक थे और इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने अपनी हुकूमत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बनाई, बल्कि दिमाग से, एक बहुत ही चतुर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से बनाई। तो बहलोल लोधी ने 1451 से 1489 तक राज किया। इस दौरान उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री जीत थी जौनपुर पर कब्जा। लेकिन उनकी असली ताकत वो उनकी तलवार में नहीं, बल्कि उनके शासन करने के तरीके में थी। एक पॉलिसी थी उनकी जिसे कहते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, या समानों के बीच प्रथम। चलिए समझते हैं ये आखिर थी क्या चीज। तो ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स का मतलब क्या था? देखिए, ये एक कमाल की पॉलिटिकल पॉलिसी थी। इसमें राजा जो है वो दूसरे पावरफुल सरदारों को अपनी प्रजा नहीं मानता था, बल्कि बराबरी का दर्जा देता था, उन्हें अपना साथी समझता था। ये बहलोल का मास्टर स्ट्रोक था। जो अफगान सरदार आज़ाद ख्याल के थे, उन्हें इज्जत देकर, उनसे सलाह मशवरा करके अपना वफादार बनाए रखा। और कमाल की बात यह है कि ये पॉलिसी काम कर गई। इसी के दम पर बहलोल ने उस वक्त की एक बड़ी ताकत जौनपुर सल्तनत को दिल्ली में मिला लिया। उन्होंने बहलोली सिक्के भी चलाए, जो इतने पॉपुलर हुए कि मुगल काल तक चलते रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अफगान सरदारों को अपना पार्टनर बनाकर एक स्थिर राज कायम किया। बहलोल के बाद गद्दी पर बैठे सिकंदर लोधी, और ये इस वंश के शायद सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। एक तरफ तो वो इस डायनेस्टी के सबसे काबिल, सबसे सक्षम रूलर माने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उतने ही असहिष्णु, उतने ही इनटॉलरेंट भी थे। सिकंदर का पूरा राज ही ना विरोधाभासों से भरा हुआ है। सोचिए, 1504 में उन्होंने आगरा जैसा खूबसूरत शहर बसाया, वही आगरा जो आगे चलकर मुगलों की राजधानी बना। लेकिन उनकी लेगेसी जितनी शानदार थी, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी, और इसकी वजह थी उनकी धार्मिक कट्टरता। अगर हम एक बिल्डर के तौर पर देखें तो सिकंदर के काम वाकई इंप्रेसिव थे। जैसा मैंने बताया, आगरा शहर बसाया और उसे अपनी कैपिटल बनाया। जमीन नापने के लिए एक नया स्टैंडर्ड शुरू किया, गज-ए-सिकंदरी। इतना ही नहीं, वो गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखते थे। साथ ही न्याय और खेती किसानी के सिस्टम में भी काफी सुधार किए। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। सिकंदर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने पवित्र ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वा दिया और गैर मुस्लिमों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाईं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये उनकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से दिखाता है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी पर। एक ऐसा शासक जिसके घमंड और गलत फैसलों ने सीधे सीधे इस पूरे वंश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इब्राहिम लोधी ने वो गलती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपने दादा की सबसे कामयाब पॉलिसी, वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाली, उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। जो पावरफुल अफगान सरदार थे, उन्हें पार्टनर समझने की बजाय उनके साथ बेइज्जती और जुल्म करना शुरू कर दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी और घातक भूल साबित हुई। बस इस एक गलती ने घटनाओं की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसका अंत बहुत भयानक था। हुआ क्या? सबसे पहले तो जो अफगान सरदार थे वो नाराज होकर उसके खिलाफ हो गए। फिर दौलत खान लोधी और राणा सांगा जैसे नाराज सरदारों ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। बाबर ने यह न्योता कबूल कर लिया और आखिरकार दोनों की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई पानीपत के मैदान में। पानीपत की पहली लड़ाई ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो मोड़ था, वो निर्णायक टकराव था जिसने एक साम्राज्य को खत्म किया और एक नए साम्राज्य की शुरुआत की। तारीख याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526। इतिहास का वो दिन जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इब्राहिम लोधी का जो अंत हुआ
वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो दिल्ली सल्तनत के पहले और अकेले ऐसे सुल्तान थे जो जंग के मैदान में मारे गए। इससे पता चलता है कि बाबर की जीत कितनी जबरदस्त और निर्णायक थी। तो लोधी वंश का ये जो पतन हुआ, ये सिर्फ एक डायनेस्टी की हार नहीं थी, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने एक पूरे युग को, एक पूरे एरा को खत्म कर दिया। और इसी के साथ 320 सालों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और उसकी राख से एक नया और उससे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य पैदा हुआ, मुगल साम्राज्य, जिसने अगले 300 से ज्यादा सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया। तो आखिर में सवाल उठता है कि लोधी वंश की सबसे बड़ी विरासत क्या है? शायद उन्हें सिर्फ उनके राज के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए ज्यादा याद किया जाता है कि कैसे उनके नाटकीय पतन ने भारत में मुगल साम्राज्य के आने का रास्ता साफ कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर इब्राहिम लोधी एक घमंडी तानाशाह की जगह एक समझदार डिप्लोमेट होता, तो क्या होता? क्या भारत में मुगल युग की शुरुआत कभी होती? ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ एक शासक के फैसले पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं।